कहते हैं फोटो भी छोड़ के जाता था अपनी। नहीं, वो फोटो छोड़ के नहीं जाता था। फोटो देखिए, सबसे पहले तो जो हुज्जत हुई, जो सबसे पहले हम लोगों का जो टारगेट था, क्योंकि मैंने आपको बताया अखबार लिखने से बाज नहीं आते थे। वो लिखते थे कि साहब ये रिजेक्टेड ऑफिसर्स की एक फौज एसटीएफ बनाई गई है, ये इसके बस का नहीं है। इस तरह का अखबार का काम है लिखना। और उसका कारण देते थे कि साहब बताइए इतने महीने हो गए एसटीएफ के बने हुए और अभी तक इनके पास फोटो भी नहीं है, या इतने दिनों से ये लोग पीछा कर रहे हैं। ये इंसिडेंट लखनऊ में ही हो चुके। विवेक श्रीवास्तव वहाँ का प्रदेश का सबसे बड़ा लॉटरी व्यवसायी था, उसको लाटूस रोड पे दिन में 50 गोली मारी गई थी। एक तो व्यापारी उससे बहुत नाराज था, ये शाही का हो ही गया था। तो ये लोगों ने कहा साहब फोटो इनके पास नहीं है, आज तक ये फोटो नहीं ले पाए, तो ये आगे क्या करेंगे। तो ये बहुत दबाव था कि बात तो सही है कि हम उसकी फोटो, और जहां जहां जाइए फोटो का नाम लेते ही लोग बिदक जाते थे। तब ये पता लगा कि उसने कहा है कि अगर फोटो किसी ने भी हमारी दे दी या हमें पता लग गया, और मारा भी उसने एक फोटोग्राफर को, वहाँ गोल बाजार या गोल मार्केट जो गोरखपुर में है, वहाँ एक फोटोग्राफर की हत्या की थी उसने, इस शक पे कि किसी तिलक या शादी के कार्यक्रम में कोई जो इसका वीडियो बना था, उससे फोटो मांगी गई है, उसने निकाल के देने का वादा किया है। बिल्कुल आएंगे कि वो फोटो जो खूब वायरल होती है वो कहाँ से आई, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से ये मर्डर उसके लगातार राजेश जी बढ़ते जा रहे थे, इतनी उसका मन बढ़ गया कि फिर सीएम तक की सुपारी ले डाली। अब देखिए, जो आदमी जब सक्सेसफुल होना शुरू होता है, अपराध में उसको सक्सेस मिलती गई। जो टारगेट बनाए, चिल्लाया, अखबार वो रोज देखता था, तो जब उसको सक्सेस किसी को भी मिलती है तो उसका मन तो बढ़ता है, मनबढ़ हो गया, और फिर लोग अपने काम के लिए उससे संपर्क भी करने लगे। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की हत्या हुई थी, बड़े राइवल थे वो कल्याण सिंह जी के, उस समय के बहुत बड़े टावरिंग नेता हुआ करते थे, मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम चल रहा था। ऐसे में उनकी हत्या हो गई। उनका परिवार भी राजनीति में था, उनका बेटा और उनकी श्रीमती जी सब राजनीति में थे। ऐसा कहा जाता है कि उन लोगों ने संपर्क किया शिव प्रकाश से कि हमारे पिताजी की हत्या का बदला लेना है। और उन लोगों का मानना ये था, उस समय जो सर्कुलेशन में जो बात चलती थी या जो अफवाह चलती थी कि कल्याण सिंह की वजह से ब्रह्मदत्त द्विवेदी की, क्योंकि एक ही इलाके से ये लोग आते थे, उनकी वजह से ये हत्या हुई है जिन लोगों ने भी की है। तो फिर ये कहते हैं कि कल्याण सिंह की सुपारी ली, सुना हम लोगों ने भी था, लेकिन आधिकारिक रूप से अजय राज शर्मा साहब ने अपनी किताब बाइटिंग द बुलेट में इस बात का जिक्र किया कि क्यों उनको सीतापुर के एक ट्रेनिंग सेंटर से कल्याण सिंह ने बुलाया, फिर उनसे कहा कि मेरे मारने की सुपारी ली गई है। वो भी हतप्रभ रह गए। अजय राज शर्मा साहब भी बहुत ही फील्ड के प्रैक्टिकल आदमी थे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बहुत यकीन से बता रहा हूँ, और इसके लिए एक यूनिट को बनाना है, आपकी मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ दोबारा एज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एक अपनी टीम बनाइए और इसके आतंक को ख़त्म करिए, और मेरी जो सूचना है वो बिल्कुल सही है। ऐसा बाइटिंग द बुलेट में अजय राज शर्मा साहब ने लिखा है। तो मान के ये हम लोग चल रहे हैं कि शायद ये साक्षी महाराज को टारगेट करने वाली बात रही होगी, कि शिव प्रकाश से कहा गया होगा या उसकी जानकारी में लाया गया होगा, साक्षी महाराज की वजह से ऐसा हुआ है। चूँकि साक्षी महाराज और स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ये सजातीय थे और बड़े निकट भी थे एक दूसरे के, तो ये कहा गया कि साक्षी महाराज को मारने की सुपारी को साक्षी महाराज ने या जिस किसी ने भी कहा हो कि साहब आपके मारने की सुपारी ली गई है, और ये बात फिर चलन में आ गई। ये बात हुई थी। 5 करोड़ की सुपारी थी उस वक्त। पैसे का जिक्र तो उसमें उन्होंने नहीं किया है अजय राज शर्मा साहब ने। अब जो आप जानते हैं, उस समय अखबार का ही जोर था, ना तो आपके यूट्यूब चैनल थे, ना कोई वैसे चैनल थे, नोन 4-5 चैनल थे न्यूज़ के, तो उसमें जो बातें आती थी वो इसी तरह की बातें आती थी। अच्छा, इतना क्राइम ग्राफ था उसका, लगातार आप लोगों ने मुखबरी के आधार पर उसको ट्रेस भी किया, इतने लंबे वक्त तक पकड़ा क्यों नहीं गया? मैंने बताया ना कि एक तो कम संख्या, 3 लोग आपने, केवल 3 ही आदमी वो रखता था। कोई उसके शुरुआत में जो उसके गैंग में रहे हो, एक तो आनंद पांडे, देखिए आनंद पांडे, सुधीर त्रिपाठी और ये
बाद में जब आनंद पांडे से अलग हो गया तो अनुज सिंह और राजन तिवारी थोड़े दिन। राजन तिवारी ने ऑपरेट नहीं किया यूपी के किसी उसमें। राजन तिवारी का अपना बिहार में उनका काम था। बिहार में चूंकि राजन तिवारी एसोसिएटेड था सूरजभान से, तो इन लोगों की मुलाकात जरूर होती होगी, लेकिन एज ए गैंग इन्हीं तीनों लोगों ने ही काम इसीलिए पकड़ा नहीं जाता तीन लोग। इसलिए एक तो 3 लोग थे, खबर निकलनी मुश्किल होती थी। दूसरा कि भय इतना हो गया था कि लोग सूचना देने से कतराते थे कि कहाँ गया है, कहाँ से निकला है, कहाँ आएगा, किस शादी में आना है। इसी तरह की सूचनाएं मुखबिर दिया करते थे, और उस जमाने में डकैतों के खिलाफ जितने भी ऑपरेशन हुए वो मुखबिरों से ही हुए। तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हुई। हालांकि बहुत दिन ये नहीं चला, उसकी कुल अपराध में कुल आयु उसकी 5 ही साल रही, लेकिन 5 साल में ही उसने इतने बड़े बड़े अपराध कर दिए कि आज तक जिक्र हो रहा है कि आज तक इतने साल बाद भी। सोचिए 98 में उसको न्यूट्रलाइज किया गया था, और आज भी हम आप यहाँ बैठे हैं इस पॉडकास्ट में उसकी इस विधा पर जिक्र कर रहे हैं कि कैसे इतना बढ़ गया, क्यों नहीं पकड़ा गया, क्यों नहीं पुलिस ने जल्दी उसको पकड़ा। तो कई कारण थे। मैंने आपको बताया एक कारण ये भी था, वो बहुत अच्छी गाड़ियों का इस्तेमाल करता था। हमारे पास महिंद्रा की जीप थी, बहुत तमाम कारण थे, हथियार अच्छे, लोग कम। हाँ, तो ये कारण था। तो फिर यही जरूरत पड़ी कि एसटीएफ का गठन करना पड़ा। तब ये जरूरत पड़ी। फिर वो अजय राज शर्मा साहब ने कहा कि ठीक है, हम अपनी शर्तों पर, उन्होंने कहा हम अधिकारी इसमें कौन रहेंगे, अधिकारी और कर्मचारी हम डिसाइड करेंगे। 35 साल से कम उम्र के ही अधिकारी कर्मचारी रखेंगे। हमें 10 टाटा सूमो की व्यवस्था की जाए, 10 टाटा सूमो हमें मिलेगी तभी हम इनको चेज़ कर पाएंगे, वरना हम इनको चेज़ नहीं कर पाएंगे। इस तरह की बातें उन्होंने बताई, और हमें अलग हमारी सारी व्यवस्था जो है वो अलग की जाए। जैसे ऑफिस हमारा अलग हो, काम करने का तरीका हमारा अलग हो, इस तरह से कि हम बहुत जो मेन स्ट्रीम में जो पुलिस करती है, अगर हम वैसा करेंगे तो हमारी खबरें बाहर जाएंगी, हम इनइफेक्टिव हो जाएंगे। तो वो सब बातें मानी गई, और उसका एक टाइम बाउंड प्रोग्राम निकाला गया कि फ़लाँ तारीख से इसके लिए ऑफिस ढूंढ लिया जाएगा, फ़लाँ तक इसको इस्टेब्लिश कर लिया जाएगा, फ़लाँ तारीख तक इसमें जो भी लोगों को रिक्रूट करना है रिक्रूट कर लिया जाएगा। और समय सिर्फ 6 महीने का। एसटीएफ का गठन सिर्फ 6 महीने, और टारगेट सिर्फ एक, श्री प्रकाश और उसके गैंग को, उसके आतंक को समाप्त किया जाए। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण देश में नहीं है। वीरप्पन को मारने के लिए भी एसटीएफ का गठन हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश की एसटीएफ के गठन के बाद, पहले नहीं हुआ था वो। उसके बाद ये गठन हुआ कि एक यूनिट बनाई गई जो वीरप्पन के लिए, उसमें कई स्टेट्स की पुलिस को शामिल किया गया, बड़ा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति के लिए एक यूनिट 6 महीने के लिए तैयार की गई। बिल्कुल, वीरप्पन का भी एनकाउंटर। हाँ, और बाद में खैर उसके बाद तो, और फिर एसटीएफ तो बड़ा सामान्य सा नाम हो गया। अब तो सेल्स टैक्स वालों की भी अपनी, जीएसटी वालों की भी अपनी एसटीएफ है, सबकी अपनी अपनी एसटीएफ। लेकिन वो एसटीएफ जो बनती है उसको लेकर आपके ही अधिकारियों में खींचातानी थी। किसी ने कहा कि सब बेकार बेकार छांट कर ले आकर रख दिया है। नहीं, हमारे अधिकारियों में नहीं थी। मैंने लिखा है उसमें कि उस जमाने में अखबार क्या लिखते थे। देखिए, टीवी का उतना जोर नहीं था, 4-5 बड़े चैनल, वो 2000 के दौर से आता है। कट टू इंदिरापुरम। श्री प्रकाश का एनकाउंटर जी, वो दिन क्या हुआ था, कैसे आप लोगों? वो दिन देखिए, हम लोग कई दिन से वहाँ थे। मैंने इसमें बहुत पूरा डिटेल लिखा है कि तब तक हम लोगों को, हमारे पास तो पैरेलल पे सुनने की सुविधा नहीं थी, लेकिन दिल्ली पुलिस के पास थी। पीपी सिंह साहब एक दिल्ली पुलिस के अधिकारी थे, और तेवतिया साहब हमारी टीम में थे। उस समय इंस्पेक्टर थे, बाद में डिप्टी एसपी प्रमोट हुए, बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई। बड़ा जिगरदार अफसर था वो। पीपी सिंह से उन्होंने बात की और कहा कि साहब, हमें ये नंबर है, इस नंबर से किसी के पास फ़ोन आया था कि ये नंबर है, इसको हमें पैरेलल पे अगर सुनाया जा सके। तो खैर उन्होंने सबसे बात की, अरुण कुमार साहब ने कमिश्नर पुलिस से बात की, सबसे बात करके एक नंबर वहाँ हम लोग सुनने लगे। लखनऊ में ये सुविधा नहीं थी, दिल्ली में ये सुविधा थी कि नंबर पैरेलल लिसनिंग पे सुना जाए। बिल्कुल शुरुआत ही हुई थी पैरेलल लिसनिंग की या सर्विलांस की। तो वो नंबर सुने जाने लगे, वो बार बार सिम बदलता था। फिर IMEI नंबर को पैरेलल पे लिया गया कि इस सेट में जो भी सिम लगेंगे वो सब कॉल हमको मिलने लगेंगी। तो उसी से ये बात समझ में आई कि इन लोगों को रांची जाना है।
और 23 तारीख को जाना है, 23 सितंबर को। उसका टिकट कहाँ से लिया गया, फिर बातचीत में आया कि 21 को जाना था और उस दिन ये लोग एयरपोर्ट पहुंच नहीं पाए क्योंकि शिव प्रकाश सो के नहीं उठा। बातचीत हो रही थी, हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे कि ये पहुंचा नहीं वहाँ पर। तो फिर एक क्लू मिल गया एयरपोर्ट पे, 3 लोगों का एक साथ टिकट जो बुक हुआ था, किस किस नाम से हुआ था, लेकिन दूसरे नामों से उन लोगों ने बुक कर रखा था, लेकिन वही 3 टिकट, वही 3 लोग टर्न अप नहीं हुए, आए नहीं, और फिर वो प्लेन चला गया। तो उस पर जोर लगाया गया। फिर एक आया कि साहब इस टिकट को फलां दिन के लिए चेंज करा लो। तो उसके लिए आनंद को अनुज प्रताप सिंह, चूंकि ईस्ट वेस्ट एयरवेज में पहले वो काम कर चुका था, कि उसको इस काम के लिए लगाया गया। हम लोग दिन भर रहे वहाँ पर काउंटर के पास, वो आया भी, और कब वो काउंटर पे बात करके चला गया ये पता नहीं चला क्योंकि हर बार बदल देता था। कभी कभी ऐसे सिम या दूसरे सेट से बात कर लेता था कि वो पैरेलल में हमारे पास कॉल आती नहीं थी। तो फिर ये तय हुआ कि अब फिर आगे कि हाँ हमने चेंज करा ले, कल फला फ्लाइट से जाना है। तो ये तय हुआ कि उस फ्लाइट पर जाने से पहले इसको इंटरसेप्ट करेंगे। वो भीतर कैमरे लगे हुए हैं। वहाँ अरुण कुमार साहब ने बात की थी, डीसीपी जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी के हैं, उन्होंने मना कर दिया था, साहब यहाँ कैमरे वैमरे बहुत लगे हैं, ये यहाँ संभव नहीं है, और वीआईपी मूवमेंट हर समय रहता है, आपको जो कुछ करना है वो पहले करिए। तो टाइम सेट कर लिया, गाड़ी कौन सी हो सकती है, 3 ही लोग होंगे, ये सब चीज़ें सेट करके वो हम लोगों ने वहाँ देखना शुरू किया कि अब ये यहाँ से जाएंगे। उस दिन जिस दिन नहीं आया था, नहीं आया, खैर अगले दिन फिर जाने की उसकी जब बात हुई, तब तक एक इंटरसेप्शन हम लोगों को मिल गया कि वो ग्रेटर कैलाश की किसी फ़ोन नंबर से आरिफ बिल्डर्स को धमका रहा है। आरिफ बिल्डर्स के भी हाल में डेथ हुई, उनको धमका रहा है। वो नंबर ट्रैक हुआ, फिर ये हुआ कि साहब ये फलां पीसीओ का है। हम लोग सिर्फ देखने के लिए, नवरात्र चल रहे थे, दूसरा दिन था, सब लोग व्रत थे, ये देखने के लिए कि जहाँ जिस पीसीओ पे गया है वहाँ के मालिक से या ऑपरेटर से पूछा जाएगा भाई क्या हुलिया है, क्योंकि ये अफवाहें थी कि साहब प्लास्टिक सर्जरी करा ली, दाढ़ी बना ली, बड़े बड़े बाल कर लिए, पहचानना मुश्किल है, चश्मा लगाने लगा, इस तरह की बातें किसी भी क्रिमिनल के लिए बराबर हवा में तैरती रहती है। तो कम से कम लेटेस्ट पोजीशन जब नेक्स्ट डे वो आएगा एयरपोर्ट में, तो हमें बिल्कुल पक्की वाली खबर होगी कि ये इस तरह का है, इस समय इतने बड़े बाल हैं, इतनी दाढ़ी रखे है कि नहीं रखे। इस चक्कर में हम लोग गए, और फिर ये पता लगा कि अभी सब वो 10 ही मिनट पहले तो निकला यहाँ से, क्योंकि वो कॉल चल रही है बहुत देर से। और फिर हम लोगों ने पीछा किया उसका, पीछा करते गए, वो भागता गया। फिर वो जब गाज़ियाबाद में इंदिरापुरम की तरफ, अब लगता तो ये है कि दिल्ली की सड़कों का उसे अंदाज़ा था, गाज़ियाबाद की सड़कों का अंदाज़ा नहीं था। इंदिरापुरम में ऐसी जगह पे जहाँ पे आगे रास्ता ही नहीं था, फिर वहाँ पर उसको भी लगा कि अब हम घिर गए हैं, उसने अपनी तरफ से फायर किया, हम लोगों ने अपनी तरफ से फायर किया। ये हुआ था। इंदिरापुरम में लड़की से ही मिलने आया था? लड़की से ही मिलने आया था इंदिरापुरम में? नहीं, उस समय तो भाग रहा था। इंदिरापुरम में लड़की वाला मामला नहीं था, ना। वहाँ अच्छा, कई बातें इनकाउंटर पर ये भी हुई जी कि एसटीएफ ने दिल्ली एयरपोर्ट से ही उठाया, फिर उसके बाद इनकाउंटर। कहने वाले तो देखिए ऐसा नहीं, कहने वाले तो कहेंगे कौन सा अपराधी है जो इनकाउंटर में मारा गया और सब लोगों ने मान लिया कि नहीं सब बड़ी बहादुरी का काम किया पुलिस। ऐसा नहीं होता है, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और दूसरे ऐसा हुआ होता उसमें तमाम जांचें हुई। अब तो इतने साल हो गए, अब किसी की जुबान पे आप ताला नहीं लगा सकते। जिसकी जो मर्जी है वो कहता है, वो कहता रहेगा। कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा है, कल भी कहेगा। लेकिन एक आतताई का अंत हुआ था, बिल्कुल। और जो कुछ भी हुआ था वो बिल्कुल शब्दशः उसी सीक्वेंस में उसे लिखा भी गया, उसकी प्रॉपर एफआईआर है, उसकी मजिस्ट्रियल जांच हुई है, सब कुछ हुआ है। अच्छा, इस एनकाउंटर से पहले उसका फ़ोन जब आपके पास आया था, आपको भी धमकाया था? हाँ, सब। अरे धमकाने का तो उसका कोई, किसको नहीं धमकाया उसने फ़ोन करके। आपसे क्या बात हुई? हमसे वो वही कह रहा था कि आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। और फिर वही जो वो कुंडली निकाला करता था कि तुम इतने बजे गए थे, तुम्हारी बेटी फलां स्कूल में जाती है, तुम्हारा बेटा फलां स्कूल में जाता है, और हम भी पीछे पीछे रहते हैं। तब तक हम लोगों को ये जानकारी हो गई थी कि ये ऐसा इमोशनली ब्लैकमेल करता है उस आदमी को कि उसको लगता है कि वाकई ये मेरे पीछे पीछे था, मुझे गोली मार देता।
ऐसा वो एक कुंडली निकालने का, एक जानकारी निकालने का एक तरीका, वो कहता था कुंडली निकालो, सारे ग्रह निकालो इसके। और ऐसे लड़कों को लगाता था जिनके पास कोई रिवॉल्वर पिस्टल नहीं है, प्रॉपर उनके पास गाड़ी के कागजात हैं, कहीं उनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। सुबह फ़ोन कर दिया कि फलां हैं लाला, इनका ज़रा सा शाम तक हमको कुंडली निकाल के बता दो। लड़के भी सब सेट थे। कुंडली निकालने का मतलब कि सुबह कितने बजे निकले, कितने बजे दुकान पे पहुंचे, दुकान पे किससे किससे मिले, दोपहर में कहाँ चले गए, शाम को ताला बंद करके आए तो फिर कहाँ पान खाया, कहाँ सिगरेट पी, कहाँ कोल्ड ड्रिंक पिया, और कितने बजे वहाँ पहुँचे, क्या पहने हुए थे, ड्राइवर क्या पहना हुआ था, जो जो मिलने आए थे अगर कोई पहचान वाला है तो क्या उसका नाम तो पता था। आपने जवाब क्या दिया? नहीं, हमने कहा कि भाई तुम सरेंडर क्यों नहीं कर देते। हम लोग उस समय ये रिकॉर्डिंग की कोई मोबाइल पे तो ये फ़ोन आते नहीं थे, फ़ोन लैंडलाइन पे आते थे, और लैंडलाइन में एक रिकॉर्डिंग की किट आया करती थी 100 या 125 रुपये की, कि आप उसको पैरेलल में अपने टेप रिकॉर्ड में जोड़ दीजिए, बड़े वाले कैसेट वाले में, और आप बात करते रहिए, दोनों तरफ की बातें उसमें रिकॉर्ड हो जाए। मैंने रिकॉर्ड भी किया था उसको। सभी लोग, ये हिदायत थी कि सब लोग अपने अपने फ़ोन इस तरह के, हाँ, उसको रिकॉर्ड करेंगे और शेयर करेंगे। तो उससे कहा गया कि भाई तुम सरेंडर कर दो। काहे तुम, असल में उसका पीछा एक बार किया था हम लोगों ने, और पीछा किया तो अंदाज से था, लेकिन वो वाकई उस गाड़ी में था। तो उसी बात को वो कहने के लिए कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, धमकी देने वाली बातें, और तुमने उसका हश्र नहीं देखा, उसका हश्र नहीं देखा। मैं कहा ये किस्सा कहानी बंद करो, तुम मेरे नंबर पे फ़ोन कर रहे हो, तुम्हें पता है हम कहाँ हैं, या तो तुम टाइम बता दो, हम रुके रहते हैं, आओ हो जाए दो हाथ, और या फिर तुम जगह बताओ, हम आ जाएंगे। भाई ऐसा है ना कि जब उसको हम जानते थे कि, या हमारी पूरी टीम जानती थी कि ये बातों का शेर है, और टारगेट जब ये फिक्स करता है तो जरूर कोई ना कोई उसमें या तो कोई पैसा इन्वॉल्व होगा या और दूसरी कोई बात होगी। तो कहने में थोड़ी कोई हर्ज था। तो फिर बहुत देर तक ये बात चलती रही, बल्कि ये सवेरे की बात है, बाद में कॉल ट्रेस हुई थी, नेपाल से की गई बात थी, नेपाल के पीसीओ से, और उस समय बच्चे हमारे बहुत छोटे थे, और स्पीकर फ़ोन ऑन करके तब बातचीत करते थे ताकि कोई कन्फ्यूज़न न हो, दोबारा अगर हम सुने उसको तो वो फिर गाली गलौज हुई। भाई कोई गाली देगा आपको तो आप भी रिटेलिएट करेंगे, तो जितनी गाली वो दे रहा था उसकी गाली भी दी गई, खूब कस के गालियाँ दी गई। फिर उसने, बच्चों ने सुना उसको, बच्चे उठ गए, सहम गए, डर गए, क्या बात हो रही है, कैसे बात कर रहे हैं। तो ये सब हुआ था उस समय। फिर वो कैसेट लेके हम गए, वो पूरी बातचीत अरुण कुमार साहब को, सत्येंद्र सिंह साहब को बताई गई कि सब ये बात हुई है, ठीक, नंबर उसका निकाला गया। तो ये तो होता है। धमकी तो उसने किसको नहीं दी, मैंने एक एक आदमी का जिक्र किया है किताब में, बिल्कुल किसको धमकी दी थी। आखिरी सवाल श्री प्रकाश से जुड़ा हुआ, लालजी टंडन जी वाला मामला क्या था कि 3 महीने वो अस्पताल में भर्ती हो गए,